कैसे हैं दगड़िए सब? बढ़िया होंगे। बढ़िया होना चाहिए, सबका बढ़िया होना चाहिए। जब देश का बढ़िया होगा तो सबका बढ़िया होगा, प्रदेश का बढ़िया होगा तो सबका बढ़िया होगा, गांव का बढ़िया होगा तो सबका बढ़िया होगा। अब ये तय करो बढ़िया हो रहा है या नहीं हो रहा। खैर, आज मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, निश्चित रूप से आज की तारीख में जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उलझा हुआ समाज, उलझाया गया समाज। मैं उसी से कि सत्ता बहुत चालाक होती है। जब उसे लगता है कि बिना कुछ किए, मतलब जो आशाएं जनता ने उस पर की थी या जो भरोसा जनता को दिया था उस पर अगर वो सत्ता फिट नहीं बैठी है तो बिना कुछ किए कैसे सत्ता में रहा जाए, लौटा जाए, इसके लिए वो उलझाती है। आज मैं थोड़ा सा महिला बिल, क्योंकि सभी लोग महिला बिल पर बातचीत कर रहे हैं, तो इधर 2-3-4 दिन में जो अध्ययन मैंने किया मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ सामने आया हूँ। महिला बिल पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक शब्द, एक लाइन पर आता हूँ। हमारे पास अधिकतर संस्कृत की बहुत सारे श्लोक होते हैं। एक किंग कर्तव्य विमूढ़, एक बहुत अच्छा श्लोक है, किंग कर्तव्य विमूढ़। बचपन में ही जब हम पहली दूसरी पाठशाला में गए होते हैं तो हमें सिखाने की कोशिश की जाती है कि क्या करूं, क्या कर सकता हूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ बड़ी एक ऐसी स्थिति में सामने वाले के लिए, अपने लिए क्या करूं क्या ना करूं, वो स्थिति होती है किंग कर्तव्य विमूढ़। समझ में नहीं आता। अगर इस बीच में हम अपनी सरकार की स्थिति को देखते हैं तो मतलब जो ये मानसून सत्र, उससे पहले, थोड़ा पहले तो सरकार कुछ इसी प्रकार से खड़ी दिखती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में। खैर, मैं एक थोड़ा सा इस विषय पर सामने आता हूँ कि मानसून सत्र सामने था और उस मानसून सत्र चल रहा था। मानसून सत्र पर से कुछ समय पहले देश की बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध थीं, वो दिल्ली राजधानी में जंतर मंतर, जहां देश भर के आंदोलनकारी आकर आंदोलन करते हैं, वहाँ पर वो बैठी थी और उनका आरोप जो था पुरुष सत्ता के खिलाफ था कि कैसे एक पुरुष ने, जो सत्ता में है और सत्ता का बहुत बड़ा चेहरा है, उसने उसके साथ क्या क्या किया। हम सब ने देखा किस तरीके से डर का माहौल बनाया गया और किस तरीके से उस आंदोलन को तोड़ा गया। ये हम सब ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन खत्म नहीं होते हैं। किसान आंदोलन ठहराव में है, खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, ठहरा। इस बीच में मानसून सत्र बैठा। हमें उम्मीद थी कि अच्छा, मानसून सत्र से पहले हम लोग सोच रहे थे कि सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध बेटियां जो बैठी थी उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। हुई, बातचीत आई, वो भी सामने। इस सत्र से 3-4 दिन पहले एक वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत में, गांव-गांव में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुआ। वो वीडियो बता रहा था कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में महिलाओं के संग कितना अभद्र तरीके से व्यवहार हो रहा है, वो वीडियो बता रहा था। अभी महिला बिल आया है, लेकिन मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। और उस वीडियो को जिसने देखा, कोई देख नहीं पाया, जो सुना, तो शायद उससे बड़ी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में, जब आप चीख कर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अभी G20 में आपने देखा कि वसुधैव कुटुंबकम, और भी कई जगह, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उस देश में
मणिपुर का जो वीडियो सामने आया और वीडियो के पीछे की वजह सामने आई, वो चौंकाने वाली थी। सीधे सीधा अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरीके से उसका जवाब दिया गया, जो जो चेहरा सत्ता का सामने आया, उससे सवाल तो उठ ही गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत संगीन और गंभीर सवाल तो उठ ही गए थे, इसमें को तो रहे नहीं, और उठे हुए हैं, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं सवाल। फिर मानसून सत्र चला। इस सत्र में मैंने कहा किंग कर्तव्य विमूढ़, इतने संगीन अपराध और आरोप जिस पर दिल्ली सरकार ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार ने मणिपुर की सरकार को छुआ तक नहीं। मणिपुर में जो चल रहा है, जघन्यतम चल रहा है, उसको छूने की कोशिश भी नहीं की। सत्र खत्म हो गया। उस सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे, उन फैसलों को पलटने के लिए संसद में आपके पास बहुमत है, तो उस बहुमत का आपने पूरा उपयोग किया। आप डेमोक्रेसी की चिंता नहीं की, देश की चिंता नहीं की। आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐसा फैसला जो हम पसंद नहीं करते हैं, आपने संसद में, आपके पास ताकत थी, बहुमत थी, उस बहुमत के दम पर उन फैसलों के खिलाफ कानून पारित करवा दिया। ये डेमोक्रेसी है, उसका फ़ायदा आपने उठाया। खैर संसद का सत्र समाप्त हुआ। फिर आया 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर। पूरा देश जानना चाहता था, क्योंकि हमारा था कि लाल किले की प्राचीर, जो लाल किले की प्राचीर का भाषण होगा, बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है। और लाल किले की प्राचीर में भी दिखा कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में सरकार दिखाई दे रही थी। 2024 में मैं फिर आऊँगा। जो चांद जनता का चुनाव है, तुम उसमें भी प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो भाई? बहुत अच्छी बात है, आप 2024 में आइए, जनता जिसको चुनेगी वही 2024 में आएगा। बहुमत जिसके पास होगा वो 2024 में आएगा। आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और जो भी आएगा वो भारतवर्ष की ही पार्टी आएगी, कोई बाहर से नहीं आएगी। उसके अलावा जो लाल किले की प्राचीर में पूरी कोशिश यही की गई, ऐसा लगा जैसे हम कोई एक भाषण सुन रहे हैं, चुनावी भाषण। हम जानते हैं चुनावी वर्ष है तो भाषण सब चुनावी होंगे, लेकिन लाल किले की प्राचीर स्वतंत्रता संग्राम के दिन, खैर लाल किले की प्राचीर भी निपट गई। फिर लगा चलो संसद का सत्र भी समाप्त हो गया, अब अभी सामने कुछ नहीं है। तो इसीलिए लग रहा था कि अब ये चार प्रांतों में जो सरकार चुनाव होने, उसी पर सबका ध्यान रहेगा। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि भारत में संसद का विशेष सत्र बुलवाने के लिए प्रधानमंत्री प्रयासरत है। प्रयासरत क्या, उन्होंने सोच लिया है कि आएगा। कब सरकार के यहाँ बैठक हुई, कब विपक्षी दलों के साथ बैठ के मनन हुआ, क्या विषय है, एजेंडा क्या होगा, कुछ नहीं था। एक ये दरबारी और गोदी मीडिया, इसको हम कहते हैं सड़क छाप मीडिया था, जो कभी कुछ साहब मोदी जी ने फैसला ले लिया है, सरकार ने फैसला ले लिया, संसद का सत्र होगा। कहीं से शोर किया गया, एक देश एक चुनाव। हम जैसे लोग कहते रह गए, नहीं हो सकता है भारत के अंदर ये, क्योंकि भारत के लोग, भारत का लोक और भारत के लोकतंत्र और भारत का संविधान की मूल भावनाओं को, मूल तत्व को छेड़ने ही नहीं देगा। और एक देश एक चुनाव संविधान के मूल तत्व के संग छेड़छाड़ है, जिसको भारत के लोग सहन नहीं करेंगे। खैर वो बोलते रहे और भी बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ, ये कर देंगे मोदी जी, वो कर देंगे। कुछ इस प्रकार से लग रहा था जैसे वो एक सामंती व्यवस्था, राजा ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर हल्ला होता रहा, चिल्लपौं होती रही, खूब होता रहा। फिर वो तारीख आ गई जिस तारीख को विशेष सत्र होना था। मालूम पड़ा कि विशेष सत्र का मकसद पुरानी पार्लियामेंट को अलविदा कह के नई पार्लियामेंट में गृह प्रवेश करना था। पूजा पाठ आप पहले से ही करवा चुके थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप करवा चुके थे। चले गए संसद, पुरानी संसद में आप एक दिन बोले, का बहुत कुछ बोले, उसके बाद नई में चले गए। और वहाँ जाके फिर मंशा सामने आई कि आप चाहते हैं कि महिला बिल
संसद में लाया गया। आप संसद में महिला बिल लाए और वो पास हो गया। निश्चित रूप से बहुमत था और कोई भी पार्टी महिला बिल के खिलाफ नहीं थी। कांग्रेस तो राज्यसभा में इसको पहले से लागू करवा चुकी थी। लेकिन अभी जब आप महिला बिल लेके आए तो उसको सारे दलों ने पास तो किया, लेकिन एक सवाल के साथ पास किया। ये किया कि आपका ओबीसी जो सबसे बड़ी संख्या है भारत में, मंडल कमंडल, उसके लिए कौन सा स्थान आपके पास? ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन सा कितना प्रतिशत आपने रखा है? मैं, अगर आप लोगों को थोड़ी जानकारी है, मैं भविष्य में फिर बताऊंगा आपको। जो राज्यसभा में जो बिल कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस पहले लाई थी, राज्यसभा में जो बिल आया था, उस बिल को अगर आप लोग देखेंगे तो बड़ा टेक्निकली फ्रेम किया हुआ बिल था। उसमें पूरी कोशिश थी कि सारे तबके अपने अपने हिसाब से सामने आ जाए। मोदी साहब जब इस बिल को लाए तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसमें ओबीसी के लिए कितना प्रतिशत है। तो जवाब के रूप में और जब बिल पढ़ा गया तो मालूम पड़ा कि ये हम संसद में तो ला रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़, हम संसद में तो ला रहे हैं लेकिन लागू अभी नहीं होगा, चिंता मत करो। जब अभी लागू नहीं होना है और लागू होने की जब तारीखें टटोली गई, स्थितियां देश की टटोली गई, देखी गई कि जनसंख्या की कोई आपने नहीं की है, बहुत कुछ आपने नहीं किया संवैधानिक तरीके से, तो आप इतनी जल्दी क्यों ला रहे हैं? फिर मालूम पड़ा अभी ले तो आए, हम बिल तो पास करवा रहे हैं, हो सकता है कि 10 साल बाद ये लागू हो। भाई 8 से 10 साल का समय दिया जा रहा है। जो बिल 10 साल बाद लागू होना है उसको आप आज ही क्यों ले आ रहे हैं? जो बिल 10 साल बाद लागू होना है उसको आप आज लेके आ गए। आपकी मंशा क्या है? महिला बिल पता नहीं है किस समाज के लिए, किस संप्रदाय के लिए, किस धार्मिक व्यवस्था के लिए प्रतिशत क्या होगा आरक्षण का। आप महिला आरक्षण दे रहे हैं, वो महिलाएं कौन सी होंगी, ये कोई साफ नहीं है। बिल आएगा, बिल आ गया है, बिल पास हो गया है, लेकिन लागू होगा कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद देश की सरकार किसके पास होगी? ये लोकतंत्र है, किसी की बपौती नहीं है भारत, कोई भी आ सकता है। लेकिन आप ले आए, क्यों लाए? इस बात का उत्तर आपके पास भी नहीं है। हम विशेष सत्र बुलाकर महिला बिल लाने के पीछे मकसद क्या था, इसका कोई सटीक उत्तर जिसको लोग पचाएं, आपके पास भी नहीं। अब इस महिला बिल पर मैं थोड़ा सा बातचीत और कर दूँ। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सलाहकारों ने बताया हो मोदी जी को कि साहब बहुत बड़ा फायदा हमको होगा, अंतर्राष्ट्रीय बेटियों का जो दाग आपके ऊपर लगा है वो साफ हो जाएगा, मणिपुर का दाग जो आपके ऊपर लगा है वहाँ बहनों को लेकर वो साफ हो जाएगा, और भी बहुत सारे दाग खासकर महिलाओं को लेकर जो लगे हैं वो साफ हो जाएंगे। साहब किसने बताया हो? मित्रों, दगड़ियों, भारत में पंचायत राज लागू है। संविधान संशोधन के बाद 72वां 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज का लागू है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और पर्वतीय क्षेत्र, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो वन पंचायत भी। इसका नियम है कि 50% पुरुष होंगे, 50% महिलाएं होंगी, और बाकायदा इसमें जातियों का भी जिक्र है। अच्छा, इस जो पंचायत राज में महिलाओं की भागीदारी 50% हुई, उसके बाद एक चीज सामने आई, यार महिलाएं तो आ गई 50%, लेकिन इससे तूफान क्या हुआ, समाज में परिवर्तन क्या हुआ। हमारे यहाँ जब शादी रात होते हैं, बरबंद हो गया, शादी उत्सव जो घर गाँव के भी होते हैं, तो उसमें एक स्थान प्रधान के लिए होता है, प्रधान वहाँ बैठा रहेगा। तो आजकल बड़ा जोरदार हो रहा है, प्रधान जी वहाँ बैठी होती हैं, सम्मान से बैठी होती हैं कि लोगों ने उनको चुना है, और प्रधानपति आसपास ही कहीं अपनी जो मंडली के साथ बैठे होते हैं, बड़े अकड़ के जो होता है एक कॉलर। लेकिन ये महिला आरक्षण जो पंचायतों को दिया गया, इसने जनता को वो सच बता दिया, जनता को वो सच बता दिया जो सच इसके पीछे का था।
कि साहब इसमें महिलाओं की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन महिलाओं की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली नहीं है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली नहीं है। आज भी जो आपका बताया जाता है कि पर कैपिटा इनकम, उसमें गांव के अंदर जंगल से घास लाने वाली महिला के सिर में या पीठ में जो 30, 40, 50 किलो का बोझ होता है, उसके पर कैपिटा इनकम में नहीं है कहीं। वो लकड़ी का बोझ उसके पर कैपिटा इनकम में नहीं है कहीं। वो खेत से जो भले कम 2 नाली, 3, 4, 5, 2.5 नाली के बीच हमारे खेत बचे हैं स्वामित्व के हिसाब से, उसमें 2.5-3 कुथल जो धान या गेहूँ पैदा होता है, वो पर कैपिटा इनकम में नहीं है। आपने कहा हम 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिए, स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद एक चीज़ साफ आ गई कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद भी बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। केवल जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं उसमें संख्या महिलाओं की भी आधी हो गई है। और इतना बड़ा सत्य जब देश देख रहा है, दगड़ियों आपने गौर किया होगा इस पूरे बीच में, अगर हम देखें कि ये जो मानसून सत्र से पहले के अगर आप देखेंगे तो बहुत चालाकी से एक प्रयोग किया जा रहा था मीडिया के माध्यम से कि जेंडर आधार पर वोटों का हिसाब किताब मीडिया दिखाने लगा था। महिला वोट, हम समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई खुरापात होने वाली है। हम अभी भी कहे हैं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में अभी भी वोट जेंडर के आधार पर डिवाइड नहीं है, जेंडर के फ्रेम में बटे हुए नहीं हैं, परिवार के फ्रेम में है। एक परिवार के लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरे दिन सब दे आते हैं। मोहल्लों के फ्रेम में भी आपको वोट मिलेंगे, मोहल्ले में लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मोहल्ले के फ्रेम में मिलेंगे, लेकिन उसमें जेंडर नहीं होगा। परिवार के फ्रेम में मिलेंगे, लेकिन उसमें जेंडर नहीं होता है। इधर एक बड़ी कोशिश चल रही है कि वोट जेंडर, जेंडर वोट, वोट जेंडर। अब ये निकले हैं कल परसों से सपेरों की तरह दिखेंगे गली मोहल्लों में, सड़कों में, माइक लेकर, पर्चा पोस्टर लेकर, महिला बिल को लेकर कि हमने तोप चला दी। मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। क्यों? पंचायत राज में महिला प्रतिशत आधा किया गया। आप तो 33 कह रहे हैं, महिला प्रतिशत आधा किया गया है। और हम समझ चुके हैं ये जो तिलिस्म था, मृगमारिची नहीं कहते हैं कि वो सामने सा पानी होगा रेगिस्तान में, चलते रहे पानी नहीं मिला, वो वही स्थिति है। अभी भी आपका जो आप जो चल रहे हैं इलेक्ट्रोबॉन्ड, यानी आप कंपनियों के लिए जिंदा हैं, आप कंपनियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप पूंजीवादी घरानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो 100 में 33 महिलाएं अगर अंदर बैठी होंगी तो काम आपने इलेक्ट्रोबॉन्ड के लिए करना है, क्या आधार पर करना है? तो वो कौन सा कद्दू में तीर मार देंगे? आपने कह दिया महिला बिल आ गया है, अब आप फिर करेंगे, समाज में एक कोशिश करेंगे कि इस नाम से वोट पड़ जाए। और मुझे इसलिए लगता है कि इस नहीं पड़ेगा क्योंकि पंचायत ने उसको धो दिया है, पंचायत ने धो दिया है। अब पंचायत में हम ही लोग कहने लगे हैं महिला नहीं आ रहा, वो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और जो समाज को चलाते हैं उन्हीं को होना चाहिए। और फिर जब जहाँ आरक्षण में महिला 30% आ जाती है, हम पहले से मान लेते हैं यार ये 5 साल के लिए तो हमारे यहाँ दिक्कत हो गई, ये मानने लगे हैं। तो जो देश स्थान पर सदन में महिलाओं को देख रहा है और देख रहा है कि वो महिलाएं बैठी हैं लेकिन वर्चस्व पुरुष का है, उस देश में आप 33% महिलाएं विधानसभा लोकसभा में बैठा दीजिए, लेकिन मूल बदलाव से बहुत दूर होगा। इस बात को देश समझ चुका है। मित्रों, एक सवाल अभी आने वाला है 20 से 24, और इधर ये लोग विधानसभा के चुनाव भी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, 4 प्रांत हैं बड़े बड़े। अब आप देखना कि इन मध्य प्रांतों के चुनाव में या 24 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
जो टिकट देंगे वो 33% होंगे महिलाओं के लिए। कांग्रेस जिस तरह से मांग रही है कि इतने ओबीसी, इतना ये वो, क्या कांग्रेस संख्या के हिसाब से 33% महिलाओं को टिकट देगी? 150 देगी? क्या भाजपा देगी? पता लग जाएगा अभी। आप मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे, पता लग जाएगा। राजस्थान में चुनाव होंगे, पता लग जाएगा कि अब बिल बीजेपी लाई है कि कितनी महिलाओं को विधानसभा में टिकट देंगे। पिछले में आपने देखा 13% था टोटल महिलाओं को जो टिकट, कांग्रेस का 13% था, 54, उसमें से एक कम था भारतीय जनता पार्टी का। तो जो सच है वो बहुत जल्दी सामने आने वाला है। 10 साल बाद तो आपको जाना ही नहीं है। अभी जब लोकसभा में टिकट बटेंगे, है ना, मन्नू फुकेलो तो चाहिए, कुमाऊनी का कहावत है, बहुत महत्वपूर्ण कहावत है। मन्नू मडुआ फुकेल गिरेगा तो चाहिए, मडुआ गिरेगा तो जमेगा, जमेगा तो दिखेगा। तो देखते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिशत है 33, 100 में 33, 150 से अधिक महिलाओं को पार्लियामेंट का टिकट देती है या नहीं देती, देखना है। कांग्रेस जो दावा कर रही है, हम तो पहले हम लाए थे इसको, राजीव गांधी लाए थे, बहुमत नहीं था, इसलिए वो तमाम सवाल देखते हैं। मनु फोकेला तो चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों।